तो हेलो अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। तो क्या हाल है आपके। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कहाँ तक, मेलेबिलिटी तक। हमने डक्टिलिटी पढ़ी थी, स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में पढ़ा था कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। हमने पढ़ा था डक्टिलिटी, हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम, हमने सॉन्ग की डेफिनेशन पढ़ी जिसमें हमने पढ़ा हुआ लीनियरली इलास्टिक क्या होता है हमारे पास। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फेलियर से। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ फेलियर्स। देखो, जनरली हमने जो ब्रॉडली क्लासिफाई किया है फेलियर को, दो टाइप्स में किया है। एक तो किया है यील्ड फेलियर, मिनट वही कहाँ से, एक तो किया हमने यील्ड फेलियर और दूसरा देखेंगे हम इसके बाद। एक मिनट। तो जनरली यील्ड फेलियर होता क्या है। तो यील्ड फेलियर जब भी हमारे सिस्टम में, हमारे बॉडी में हम क्या करेंगे, लोड लगाएंगे, तो बिफोर गेटिंग एक्चुअल फेलियर हमें एक वार्निंग मिलती है। क्या मिलती है, हमें एक वार्निंग मिलती है। तो उसी वार्निंग को हम कहते हैं इट्स अ यील्ड फेलियर। जब भी हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम में हमने लोड लगाया, अगर उस सिस्टम ने हमें पहले ही वार्निंग दी तो हम क्या कहेंगे, इट शोज यील्ड फेलियर। मतलब यील्ड मीन्स, मैं आपको सिंपल में बताऊंगा यील्ड की डेफिनेशन। यील्डिंग मीन्स जनरेशन ऑफ क्रैक्स या फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स। जब भी हमारे पास लोड लगता है तो पहले एक इंडिकेशन, ये प्रॉपर इंडिकेशन देता है। इट गिव्स दिस फेलियर, दिस failure gives us proper indication, proper indication before failure। इसी को हम क्या कहते हैं, डक्टाइल फेलियर भी कहते हैं। इट also called it's also called ductile failure। और ये यूजुअली इट इज यूजुअली या जनरली seen in डक्टाइल मटेरियल्स में, डक्टाइल मटेरियल्स। देखो एक बात, मटेरियल्स, देखो एक बात मैं बोलूँगा। देखो ये जनरली हम यूजुअली ये किस में हम देखते हैं डक्टाइल मटेरियल में। बट एवरी डक्टाइल मटेरियल डज नॉट फेल्स ऑन यील्डिंग। ये भी बात याद रखना, नोट पॉइंट, कि हाँ हमारे पास यूजुअली हमारे पास जो फेलियर आता है, यील्ड फेलियर, वो डक्टाइल मटेरियल में आता है। बट एवरी डक्टाइल मटेरियल will show yield failure is wrong statement। ये क्या हमारे पास एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ये बात हो गई हमारे पास डक्टाइल मटेरियल्स की यील्ड फेलियर। अब दूसरा हमारे पास आता है फ्रैक्चर, या जिसको हम बोलते हैं ब्रिटल फेलियर। फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर भी कहते हैं इसको, ब्रिटल आगे देते। तो इट
ये पता है इट डज नॉट गिव अस प्रॉपर इंडिकेशन बिफोर फेलियर। यह हमें प्रॉपर इंडिकेशन नहीं देता बिफोर फेलियर एंड इट फेल्स सडनली। जैसे गिलास है, आपने कॉर्क देखा होगा, जब भी हम उस पर लोड लगाते हैं वो कोई इंडिकेशन शो नहीं करता, सीधा ही टूट जाता है। इट फेल्स सडनली। और इसी को क्या हम कहते हैं, ये यूजुअली सी होता है ब्रिटल मटेरियल्स में। यूजुअली सीन इन ब्रिटल मटेरियल्स। तो ये बात हो गई किसकी, फ्रैक्चर की। देखिए ये तो दो टाइप के हमने पढ़े, एक तो हमने पढ़ा यील्ड और दूसरा हमने पढ़ा, देखो इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, इसको कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। और ये भी आप याद रख लेना नोट पॉइंट। और दूसरा हमारे पास ये ब्रिटल। तो नेक्स्ट एक मिनट, इधर ही पे इधर जगह बहुत है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारे पास देखिए अजम्पशंस, अब इम्पोर्टेंट हमारे पास assumptions taken in song। हमने क्या पढ़ना, हमने पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है ना। तो इस सब्जेक्ट में कितने assumption है वो हम इधर ही देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर में ही। assumptions taken in song। देखो पहला assumption, material should be homogeneous isotropic and continuous। ये हमारे पास एक है। देखिए पहले हम बात करेंगे कि हमें अब देखना है कि होमोजीनियस किसे कहते हैं। मैं सब चीज़ को डिटेल वे में डिस्कस करूँगा। पहले हमारे पास आता है होमोजीनियस। तो होमोजीनियस का मीनिंग क्या है, देखिए जैसे मेरे पास कोई बॉडी है, इस पे हर किसी पॉइंट पे हर एक पॉइंट है हर किसी जगह पे। तो होमोजीनियस क्या कहता है, अ बॉडी सेड टू बी होमोजीनियस कब हम कह सकते हैं, जब देखिए इन एवरी डायरेक्शन, हर देखो इसके कितने डायरेक्शन है, मैं इस एक पर्टिकुलर को इधर जूम करता हूँ, देखो ये, अब इसके कितने डायरेक्शन है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो होमोजीनियस हमें कहता है कि अगर मेरी बॉडी कब होमोजीनियस होगी, अगर इन एवरी बॉडी इन ऑल पॉइंट, जो मेरी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरे पास क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। मीन जो हमारे पास ये बॉडी है इसमें जितने भी पॉइंट्स है, एट ऑल पॉइंट्स द डायरेक्शन एट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन में हमारे पास प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए थ्रू आउट द बॉडी। तो आया समझ, हम इसकी डेफिनेशन लिख लिए। A body is said to be homogeneous when a body is said to be homogeneous when, एक मिनट when नहीं लिखते हैं, homogeneous is defined at
at particular direction, क्या, at particular direction the properties should be same at all points, क्या कह रहा है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरी प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए हर किसी पॉइंट पे। तो ये हो गया होमोजीनियस। अब आते हैं हमारे पास आइसोट्रॉपिक। तो हमारे पास आइसोट्रॉपिक क्या होता है? अब सेम इसी डायग्राम से हम समझते हैं। जब भी क्या होता है, आइसोट्रॉपिक बॉडी हम किसको कहते हैं? अगर जो मेरी प्रॉपर्टीज है किसी भी एक पॉइंट पे, जैसे मैंने ये जूम कर लिया ये पॉइंट, इसकी प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन क्या होगी, अब सेम होगी, तो उस बॉडी को मैं क्या कहता हूँ? आइसोट्रॉपिक। अगर मेरे किसी भी पॉइंट पे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस बॉडी शुड इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस, उसको मैं कहता हूँ आइसोट्रॉपिक। एट पर्टिकुलर पॉइंट, at particular point the property should be same in all directions। तो हमारे पास क्या होती है आइसोट्रॉपिक की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे एनआइसोट्रॉपिक की। तो ये हमारे पास क्या है? एनआइसोट्रॉपिक। तो सीरियसली इसका रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एट पर्टिकुलर पॉइंट the property the property is not same in all direction। The property is not same in all direction। जब भी हमारे पास प्रॉपर्टी हर किसी डायरेक्शन में सेम नहीं होगी एक पर्टिकुलर पॉइंट, तो हम कहते हैं उसको एनिसोट्रॉपिक ऑल डायरेक्शन। तो ये हमारे पास एन। अब आता है हमारे पास होमोजीनस एंड आइसोट्रॉपिक। होमोजीनस एंड आइसोट्रॉपिक अगर बोथ हुआ तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन द प्रॉपर्टीज शुड सेम, दोनों में, एक पर्टिकुलर में भी और एवरी डायरेक्शन में भी। तो हम बात करेंगे अब ऑर्थोट्रॉपिक की। ऑर्थोट्रॉपिक की तो ऑर्थोट्रॉपिक कौन सी? जब भी देखो, अगर मेरे पास ये होता है ऑर्थो मीन्स परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के बारे में बात करेगा। जब भी मैं ये क्या है मेरे पास y x और z, ये क्या है मेरे पास? तीन परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स है ना? 90 ये भी और ये भी, ये क्या? तीन। अगर किसी भी पॉइंट पे एट ए पर्टिकुलर पॉइंट जो मेरे पास ये तीन डायरेक्शंस है, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स है, अगर ये डिफरेंट हुई, इस पॉइंट पे मेरी प्रॉपर्टीज डिफरेंट आई एट अ पर्टिकुलर पॉइंट्स, इन तीन डायरेक्शन में मेरी प्रॉपर्टी डिफरेंट आई, तो उसको मैं कहता हूँ ऑर्थोट्रॉपिक। एट particular point at a particular point the property in three mutually perpendicular planes
the property in three mutually perpendicular planes is different. इसको मैं क्या कहता हूँ, ये ऑर्थोट्रॉपिक है, डिफरेंट। तो ये हमारी बात हुई किसकी, जो हमने पहली अजम्पशन पढ़ी। तो मैंने मीनिंग ये 1 है, ये ए बी, ये सी और ये डी। अब हम बात करेंगे फिर से हमारी अजम्पशन पे। पहली अजम्पशन हो गई, अब हम लिखेंगे दूसरी अजम्पशन। देखो, सेल्फ वेट ऑफ मटेरियल इज नेग्लेक्टेड and only surface forces are, जो उस पे सरफेस पे फोर्स लगेंगी, सरफेस फोर्स आर कंसिडर्ड। तो एक तो जो जैसे कॉलम है, बीम है, हम क्या करते हैं, सोम में जो उसकी खुद बीम हो, कॉलम हो, कोई सा भी बॉडी हो, तो हर किसी बॉडी का अपना एक वेट होता है। तो उसी वेट को हम क्या करते हैं, एक नेगलेक्ट करते हैं, और खाली उस पर जो फोर्सेस आ रहे हैं उसी को हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। अब तीसरा हमारे पास देखो, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। मैं बताता हूँ ये प्रिंसिपल क्या कहता है। सुपर पोजिशन क्या प्रिंसिपल लिख दिया मैंने, इज वैलिड। क्या है, एक वैलिड है, बट किधर तक, बट अप टू लिमिट ऑफ अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, या हुक्स लॉ। जिधर तक हुक्स लॉ भी क्या करता है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक वैलिड है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, या इसको हुक्स लॉ भी हम लिख सकते हैं, या हुक्स लॉ। देखिए, पहले हम समझते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मेरा ये क्या है, एक बीम है, ये भी क्या है, एक है। तो इस पे मैंने, ये भी एक बॉडी है, ये भी एक बॉडी, इस पे मैंने P1 लोड दिया, और इस पे मैंने P लोड दिया। इस लोड की वजह से इसमें डिफॉर्मेशन आई डेल्टा L1, इसमें आई डेल्टा L2। अगर कोई एक मेरे पास अब क्या है, कोई एक ही बॉडी है, उस पे मैं इसका कॉम्बिनेशन इफेक्ट कर रहा हूँ, P1 प्लस P2, तो इसमें डिफॉर्मेशन क्या आएगी, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। तो ये हमारे पास क्या आता है, सुपर प्रिंसिपल पोजीशन। अगर इन दोनों की वजह से इंडिविजुअली इतना आ रहा है, तो नेट कितना आ रहा है, उसका सम आता है। तो यही कहता है हमारे पास सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। बट ये वैलिड किधर तक है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक। देखिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज में ESE IAS एडमिनिस्ट्रेटिव, देखिए 2006 में IAS में एक क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्या है वो क्वेश्चन, एक डायग्राम मतलब ग्राफ। अभी ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए। अब ये क्या है, ये तो P है, और ये क्या है, डिफॉर्मेशन P डेल्टा कर्व है। अब उसने दिखाया कि यहाँ पर मेरा एक P1 है, जिससे डिफॉर्मेशन कितनी आ रही है, डेल्टा 1, और दूसरा हमारे पास यहाँ है P2, उसकी वजह से डिफॉर्मेशन कितनी आ रही है, डेल्टा 2। अब कह रहा है कि आप हमें टोटल डिफॉर्मेशन बताइए। देखिए,
ड्यू टू combined effect of load P1 and P2। डिफॉर्मेशन क्या आएगी? डिफॉर्मेशन क्या आएगी? हमें पता है सुपर पोजिशन। देखो मैं एक ऑप्शन देता हूँ, Δ1 प्लस Δ2 B, Δ1 C, Δ2 D, कांट डिटरमाइन। तो बताइए इसका क्या? देखिए यूजुअली हम क्या करेंगे, ड्यू टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम क्या करेंगे, P1 और P1 की वजह से Δ1 ऐसे, P1 की वजह से Δ1, P2 की वजह से Δ2, तो टोटल कितनी आएगी, Δ1 प्लस Δ2। बट एक चीज़ हमने यहाँ पर मिस्टेक की, क्योंकि हमें पता है जो ये आप सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगा रहे हो, ये वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक है। तो P1 को का तो हम बता सकते हैं, बट P2 से क्या इफेक्ट आ रहा है वी कांट डिफाइन। तो हम इसको, इसने क्या कहा है क्वेश्चन में भी कहा है कि ड्यू टू हमें कंबाइंड का बताओ, P1 और P2 का। तो P1 का खाली हम बता सकते हैं, कंबाइंड का हम नहीं बता सकते। तो इसका आंसर होगा हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो एक ऐसा इसमें क्वेश्चन आता है, इसीलिए ये ज़रूरी है कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड है अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक। तो बात यहाँ तक हुई। अब हम बात करेंगे, हमने कितनी अजम्पशंस पढ़ी थी, 3। अब चौथी अजम्पशन है, एक मिनट इसको हम इस पेन से लिख लेते। देखो इन सॉम हम क्या करते हैं, आपने एक टर्म सुनी होगी ट्रू स्ट्रेस या ट्रू स्ट्रेन, और इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो यूजुअली जो हम अपने अजम्पशन में लेते हैं वो लेते हैं हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन। ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन आर neglected। And engineering stress and engineering strain are considered। अब हम बात करेंगे ये ट्रू स्ट्रेस और ट्रू, देखो अगर ट्रू स्ट्रेस की बात करेंगे, जब भी हम लोड लगाते हैं तो स्ट्रेस की, पहले मुझे बताओ स्ट्रेस की जो सिंपल फॉर्मूला वो क्या है, लोड अपॉन एरिया। तो लिखा लोड अपॉन एरिया। देखिए ये क्या है, जब भी लोड तो एक साथ नहीं आता है, लोड तो बढ़ता है, उसकी वजह से क्या होता है एरिया में, देखो ऐसे, अगर ये मेरे पास एक कोई बॉडी है, इस पे लोड आ रहा है, तो ये बॉडी क्या करती है, ड्यू टू लोड इसका एरिया क्या होता है, चेंज होता है। हम क्या लेते हैं, तो ट्रू स्ट्रेस होता है लोड डिवाइड बाय इंस्टेंटेनियस एरिया या एक्चुअल एरिया। इंस्टेंट जो उस वक्त आ रहा है, जब हम उस स्ट्रेस पे देख रहे हैं, उस पे कौन सा एरिया है उस बॉडी का, वो हमें देता है ट्रू स्ट्रेस, इंस्टेंटेनियस एरिया। क्या देता है हमारे पास, एक बॉडी है, इस पे मैंने लोड लगाई, ये डिफॉर्म हुआ, हाँ मुझे उसी पॉइंट पे बताना है इस पे स्ट्रेस कितना आया। तो लोड डिवाइड बाई वही इंस्टेंटेनियस एरिया जो अभी है, ये नहीं कि पहले क्या था, तो उसको मैं कहता हूँ ट्रू स्ट्रेस। बट ये डिफाइन करना मुश्किल है। आप कितनी बार देखो लोड आया, अच्छा एरिया, फिर अलग से एरिया निकालना है। तो हमने क्या किया, इसके बदले एक इंजीनियरिंग स्ट्रेस लिया, और इंजीनियरिंग स्ट्रेस हम कहते हैं लोड बाय एक्चुअल एरिया, जो पहले ही था उसी को हम लेके चलते हैं।
तो यही डिफरेंस है, हम क्या करते हैं, इस ट्रू स्ट्रेस को हम नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन ला सकता है, हमें बार बार एरिया को क्या करना पड़ेगा, फिर डिटरमाइन करना पड़ेगा कितना आ रहा है, कितना चेंज हो रहा है। तो हम क्या लेते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस या स्ट्रेन लेते हैं। तो ये बात हुआ इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन की। अब पांचवा हमारे पास जो हमारे पास मटेरियल शुड बी प्रिज्मेटिक। अब इस प्रिज्मेटिक का मीनिंग क्या है, इस प्रिज्मेटिक का मीनिंग क्या है, देखिए अगर मेरे पास अलोंग द लेंथ जो क्रॉस सेक्शन है, जो शेप है, जो साइज है, वो वेरी नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट है, तो इसको मैं कहता हूं प्रिज्मेटिक सेक्शन। प्रिज्मेटिक मीन्स along the length cross section and size shape does not change। इसको मैं कहता हूँ प्रिज्मेटिक। जैसे एक बीम है हमारे पास, देखिए थ्रू आउट द लेंथ इसमें ना ही एरिया में चेंज आ रहा है, ना ही क्रॉस सेक्शन में चेंज आ रहा है, तो इसको मैं कहूँगा प्रिज्मेटिक। वन सेकेंड, एक्सक्यूज मी, हाँ हेलो, बैग गए, सर 1 second guys, let me just along the length क्रॉस सेक्शन एंड साइज चेंज नहीं हो रहा है, उसको मैं प्रिज्मेटिक कहता हूँ। अगर ऐसी एक बार है, हम कहते हैं टेपर सेक्शन, आगे पढ़ेंगे। तो इधर में एक साइज है और इधर दूसरा साइज है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन। नॉन प्रिज्मेटिक, तो समझ में आया प्रिज्मेटिक हम किसको कहते हैं। अलोंग द लेंथ मेरे पास क्रॉस सेक्शन, साइज, शेप, एरिया सिमिलर होता है। अब हमारे पास सिक्स्थ और जो हमारे पास लास्ट अजम्पशन है, देखो जो भी हमारे पास रेजिडुअल स्ट्रेस है, अभी बताऊंगा रेजिडुअल किसको कहते हैं। रेजिडुअल स्ट्रेस है, रेजिडुअल स्ट्रेसेस और नेगलेक्ट। अब देखो रेजिडुअल स्ट्रेस क्या होता है, जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उस पर स्ट्रेसेस लगते हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, उस पर इक्विपमेंट आते हैं, उस पर लेबर चलते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेजिडुअल स्ट्रेसेस। एक्चुअल अभी लोड नहीं आए कि हाँ पूरी बिल्डिंग बन गई, जो उस पर लोड आ रहे हैं ड्यू टू हम मशीनरीज यूज़ करते हैं और भी सब, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल स्ट्रेसेस। बिफोर एक्चुअली कंस्ट्रक्ट द दिस बिल्डिंग, हम क्या करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये नहीं कि एक ही साथ हम पूरा बिल्डिंग बनाएंगे। पहले हम बनाते हैं राफ्ट फाउंडेशन या फाउंडेशन, कोई सा भी फाउंडेशन, फिर उस पर चढ़ते हैं, फिर बीम चढ़ते हैं, प्लिंथ बीम, फिर उस पर कॉलम चढ़ते हैं, फिर हमारे पास बीम स्लैब ऐसे ही। तो इसके बनने में जो हमारे पास स्ट्रेसेस लगते हैं उसको हम कहते हैं रेजिडुअल स्ट्रेस, और उन्हीं रेजिडुअल स्ट्रेसेस को हम नेगलेक्ट करके चलते हैं। बस हम किस स्ट्रेस को लेके चलते हैं, जो एंड में लोड के लाइक बिहेव करता है, तो उन्हीं स्ट्रेसेस को हम लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे अजम्पशंस, हमने कितनी अजम्पशंस पढ़ी, देखो रिकैप, क्विक रिकैप हम करते हैं।
देखो पहला हमने पढ़ा मटेरियल शुड बी होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक एंड कंटिन्यूअस, ये भी हमने पढ़ा। होमोजीनियस हमने पढ़ा कि एट अ पर्टिकुलर एट ऑल पॉइंट्स, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, उसको मैं कहता हूँ ये हमारे पास। अगर किसी बॉडी में ये चीज़ पाई जाती है उसको मैं कहता हूँ इट्स अ होमोजीनियस बॉडी। अगर ऐसे ही आइसोट्रॉपिक के केस में हम क्या करते हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट हमारे पास क्या आती है, हर किसी डायरेक्शन में हमारे पास प्रॉपर्टी सेम आती है। तो इस तो फिर हमने पढ़ा एनआइसोट्रॉपिक, जस्ट रिवर्स केस ऑफ आइसोट्रॉपिक की एक डायरेक्शन में हमारे पास क्या आ रही थी, एक पॉइंट पे हमारे पास ऑल डायरेक्शन प्रॉपर्टी सेम आ रही थी, बट यहाँ पर क्या होगा, सेम नहीं आएगी, आएगी इन केस ऑफ एनआइसोट्रॉपिक। ऑर्थोट्रॉपिक में क्या होता है कि तीन परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स है, उनमें जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर नहीं है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये सेल्फ वेट ऑफ मटेरियल हमें नेगलेक्ट करना होता है, और ओनली सेल्फ वेट, ओनली जो सरफेस फोर्सेस लगते हैं उनको हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। और जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो वैलिड है, बट कब तक वैलिड है, मगर किधर तक कि वैलिड है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक। तो ये भी हमने बात की, और हमने क्वेश्चन भी किया, और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा कि ट्रू होता है जो एक्चुअल एरिया होता है, इंस्टेंटेनियस एरिया होता है। बट हम इंजीनियरिंग लेते हैं, इंजीनियरिंग क्या होता है, जो पहले से एरिया उसका डिफाइन था। और मटेरियल शुड भी हमारे पास प्रिज्मेटिक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, रेजिडुअल स्ट्रेस को हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। अब एक हम बात करेंगे अब किसकी, यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पहले मुझे बताओ फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, देखो बेसिक से बात करते हैं, इन जनरल जो हमने पढ़ा उसी से रिलेट करते हैं। देखो हमने अजम्पशंस पढ़ी, अजम्पशंस हमने किस पे पढ़ी कि हाँ सब्जेक्ट्स में हमने ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, बट इन रियल लाइफ ये क्या होते हैं, झूठ होते हैं। देखो कैसे, यहाँ क्या मैंने कहा, रेजिडुअल स्ट्रेस आर नेग्लेक्टेड, बट आ तो रहे हैं, हमने देखा कि हाँ मशीनरी चल रही है। मटेरियल शुड भी प्रिज्मेटिक है, कभी भी केस में कि आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाओ आपको एक ही सेक्शन मिलेगा, नहीं। ये ट्रू स्ट्रेस हर किसी जगह पे ट्रू स्ट्रेस ही लगता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस लगता ही नहीं है। और ये अजम्पशन क्या होते हैं, एक झूठ होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ टू लिमिट, सेल्फ वेट हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, बट उसकी वजह से भी कुछ लोड आ रहा है। आइसोट्रॉपिक हमने कहा, होमोजीनस हमने कहा, ऐसा पॉसिबल नहीं कि हो। तो इन सब अजम्पशंस को हम क्या लेके चलते हैं, उन्हीं अजम्पशंस को हम क्या करते हैं, इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी से रिप्लेस करते हैं। जी हमने ये अजम्पशन लेके चली है, तो हम क्या करेंगे, चलो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दो इस पे। क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू ओवरकम क्या करेंगे दीज अजम्पशन। और दूसरा, ये तो पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है कि अनसर्टिनिटीज, हमें पता नहीं कभी भी कितना भी लोड आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, नहीं दिस इज नॉट, हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस टाइम इस जगह आ सकता है। कभी 100 बंदे 200 बंदे भी चढ़ सकते हैं एक ही। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, तो ओवरकम, टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ assumptions, and to prevent uncertainties। तो हम क्या करते हैं, प्रिवेंट अनसर्टिनिटीज। अब जो यूजुअली जो हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी सबने पढ़ा होगा, यूजुअली ग्रेटर देन 1 ही होता है, ये बात याद रखना। अब इसकी हम फॉर्मूला देखेंगे। देखो एक देखेंगे हम डक्टाइल मटेरियल के लिए,
और एक देखेंगे हम ब्रिटल मटेरियल के लिए। तो जनरली FOS फॉर डक्टाइल मटेरियल हमें पता है, जब भी हम पढ़ेंगे आराम से डक्टाइल मटेरियल की हम क्या लेते हैं, पीछे भी हमने पढ़ा यील्ड स्ट्रेंथ लेते हैं। क्या लेते हैं हम? यील्ड स्ट्रेंथ लेते हैं। तो इसको मैं क्या कहूँगा, देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बड़ा होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब जो हमारे पास डिनोमिनेटर होना चाहिए वो कम होना चाहिए। तो यील्ड स्ट्रेस स्ट्रेंथ बाय वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, अजम्पशंस को कंसिडर करते हैं, अजम्पशंस को कंसिडर करके चलते हैं, इसी वजह से फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लेते हैं। तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और स्ट्रेस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर में मेरा कम आ रहा है तो ये ग्रेटर देन 1 खुद ब खुद आ जाएगा। क्या इसको अब रटने की ज़रूरत है? क्या इसको गोटाफिकेशन करने की ज़रूरत है? तो अगर मेरे पास डक्टाइल को हम यील्ड स्ट्रेंथ लेके चलते हैं, बट ब्रिटल को हम क्या लेके चलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो इसको क्या, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बाय वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस को हम एजम्पशन लेके चलते हैं। तो ये बात हुई क्या हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अब हम उस टॉपिक पे जाने वाले हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती ही होती है। तो मैं एक तो बेसिक से एक तो सिंपल लेके चलूँगा, आपके सारे कंफ्यूजन्स क्या होंगे इस टॉपिक में दूर होंगे। तो उस टॉपिक का नाम है हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी। पहले हम समझते हैं, बाद में हम आराम से लिखते हैं। देखो स्ट्रेन एनर्जी, जब भी देखो स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, देखो एक बॉडी है, जैसे इधर ही हम, फिर हम इसको इरेज करेंगे। जैसे एक बॉडी है मेरी, इस पे मैंने एक लोड डाला, इस लोड की वजह से क्या हुआ, ये डिफॉर्म हुआ डिफॉर्म। अब इस डिफॉर्मेशन अगर ये अब इलास्टिक लिमिट तक है, क्या मैंने कहा, अगर ये इलास्टिक लिमिट, अगर मैं इस लोड को हटाऊं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस जाएगा कि नहीं? यस सर, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा। तो वो ओरिजिनल पोजीशन में जाने के लिए इसको एनर्जी कहाँ से मिली? तो जब हमने एक्सटर्नल एनर्जी लगाई तो इस बॉडी में एक इंटरनल एनर्जी स्टोर हुई इन द फॉर्म ऑफ क्या, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। हमने क्या किया, एक इंटरनल एक्सटर्नल एनर्जी लगाई, उसकी वजह से डिफॉर्मेशन आया। अगर ये बॉडी अप टू इलास्टिक, मैंने कहा अप टू, अगर अप टू इलास्टिक लिमिट है तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस जाएगी। तो वही ओरिजिनल पोजीशन में इसको कौन ले जा रहा है, जो इसमें एनर्जी स्टोर हुई है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, या उसको मैं कहता हूँ इंटरनल एनर्जी। आपने देखा होगा कि हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एक्सटर्नल एनर्जी, और इसमें हम अजम्पशन लेते हैं कि कोई लॉस हो नहीं रहा, नो लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस। हम अजम्पशन लेके चलते हैं नो लॉस इन एनर्जी। तो ये क्या बेसिक सी डेफिनेशन है स्ट्रेन एनर्जी की। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, चलिए इसको हम लिख लेते हैं। When load is applied on the body, it
ये क्या करता है, इट डिफॉर्म्स, जब भी हम लोड लगाते इट डिफॉर्म्स एंड एक्सटर्नल क्या करता है, एक्सटर्नल वर्क डन होता है। हम क्या करेंगे, एज्यूमिंग नो लॉस हम कर रहे हैं, एज्यूमिंग नो लॉस इन एनर्जी, एक मिनट, नो लॉस इन एनर्जी, जो ये एंटायर हमारे पास एंटायर वर्क डन जो हमने किया है, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी, इज stored in the body, in the body, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, या तो हम इंटरनल एनर्जी, बॉडी स्टोर्ड इन द बॉडी एज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी which is known as, which is referred as strain energy, strain energy। तो ये हमने बात की स्ट्रेन एनर्जी। अब इसी के रिलेटेड आपने टर्म्स सुनी होगी, हमारे पास टफनेस, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस, मॉड्यूलस ऑफ प्रूफ रेजिलियंस। तो इन सब टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे और बड़ी ही आसानी में। देखो, पहले हम बात करते हैं टफनेस। पेन सिलेक्ट हो यार, क्या कर रहे हो? अच्छा, एक मिनट। तो पहला है हमारे पास टफनेस। देखो, टफनेस आपने रिलेट हाईवे में भी पढ़ा होगा, इसको रिलेट करते हैं हम इम्पैक्ट लोड से। तो एक तो वो डेफिनेशन लिखवाऊंगा और दूसरी भी। देखो, इट इज द एनर्जी, इट इज द स्ट्रेन एनर्जी। पहले हम लिख लेते हैं, बाद में हम समझ लेंगे भी। इट इज द स्ट्रेन एनर्जी stored in body due to impact loading। कहाँ था मैंने, due to impact loading, but up to failure। किधर तक, या अप टू फेलियर, जस्ट बिफोर फेलियर। हम लोडिंग पर जस्ट बिफोर लिख लेते, लोडिंग जस्ट बिफोर फेलियर। देखो क्या होता है, अब हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। ये है पी लोड, ये है डेल्टा, पी डेल्टा कर्व है। अगर मेरे पास ऐसा कोई कर्व है, ये इसका फेलियर पॉइंट है, तो क्या कह रहा है, इट इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द बॉडी ड्यू टू इम्पैक्ट लोडिंग जस्ट बिफोर फेलियर। तो फेलियर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। तो ये जो इधर है सारा एनर्जी स्टोर हो रहा है, तो इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं टफनेस कहता हूँ। अप टू फेलियर, देखो ये पॉइंट हाईलाइट करूंगा मैं, एक तो ये पॉइंट, और दूसरा ये ड्यू टू इम्पैक्ट लोड। क्या कर रहा है, इसको मैं कहता हूं टफनेस। अप टू ये वाला पोर्शन,
इसको मैं क्या कहूँ, या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, टफनेस क्या होता है, ये स्ट्रेन एनर्जी। देखो मैंने एक इम्पैक्ट लोड लगाया, जस्ट बिफोर फेलियर तक लगाया, वो स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। तो उसी को मैं क्या कहता हूँ, देखो मैंने कहा था जो स्ट्रेन एनर्जी है, जब हम एक्सटर्नली अप्लाइड लोड लगाते हैं तो ये क्या आता है, इंटरनल आता है। इंटरनल क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होती है। तो टफनेस क्या है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट इम्पैक्ट लोड। तो ये टफनेस की क्या है, एक और डेफिनेशन है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, या आप हाईवे में पढ़ोगे ये वाली डेफिनेट, रेजिस्टेंस अगेंस्ट इम्पैक्ट लोड। अब दूसरी देखो, अब हम टफनेस को कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एरिया, एरिया अंडर, एरिया अंडर पी डेल्टा करो, पी डेल्टा करो अप टू या जस्ट फॉर फेलियर, जस्ट बिफोर फेलियर। तो ये बात हुई हमारे पास टफनेस की। तो ये डिफाइन हम करते हैं पी डेल्टा कर्व से, याद रखना क्या, पी डेल्टा कर्व से। और जो है ये क्या हमारे पास टफनेस आ रही है ड्यू टू इम्पैक्ट लोड। अब हम बात करेंगे मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। देखो मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, देखो जब भी हम मॉडुलस ऑफ टफनेस को डिफाइन करते, ये सीधा ही होता है, जो टफनेस होती है हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम, वही होता है हमारे पास मॉडुलस ऑफ टफनेस। देखो कैसे, इट इज द स्ट्रेन एनर्जी stored in body due to impact load, ड्यू टू किस लोड से, इम्पैक्ट लोड, ड्यू टू इम्पैक्ट लोड जस्ट बिफोर फेलियर पर यूनिट वॉल्यूम। इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। और इस मॉड्यूलस, देखो वॉल्यूम आ गया, जब वॉल्यूम आता है तो इसको हम चेंज करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से, ऐसे आ रहा था, तो ये क्या हमारा था, फेलियर पॉइंट। अब हम मॉडुलस ऑफ टफनेस को किससे रिलेट करते हैं, सिग्मा एप्सिलॉन या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से। अगर आपको कहेगा स्ट्रेस स्ट्रेन में जो हमारे पास फेलियर तक एरिया अंडर आता है, उसको मैं क्या कहता हूँ, उसको मैं कहता हूँ मॉडुलस ऑफ टफनेस, या इसी को मैं कहता हूँ एरिया अंडर। अगर आपसे कोई कहे कि मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होती है, आप सीधे कहो एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन करो। एरिया कहाँ तक, ये डिफाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम देखेंगे इसके पीछे भी एक पॉइंट आते हैं। तो ये डिफाइन करना ज़रूरी है कि अप टू या जस्ट बिफोर फेलियर एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन करो, स्ट्रेस स्ट्रेन करो जस्ट बिफोर फेलियर, जस्ट बिफोर फेलियर, ये चीज़ ज़रूरी मेंशन करनी है। और न्यूमेरिकल या पीवाईक्यूज आप देखोगे, एमसीक्यूज ऐसे ही करते हैं कि मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होती है, कहाँ तक वैलिड होती है। तो अब हम बात करेंगे तीसरे, जिसको हम कहते हैं रेजिलियंस। पहले एक बात कहेंगे, बात करेंगे हम टफनेस के रिलेटेड। देखो अगर मैं कह रहा हूँ
ए है, ये एक बी है। तो हम कह सकते हैं ऐसे, जिसमें स्ट्रेन ज़्यादा, इफ स्ट्रेन इज ग्रेटर, हमने पढ़ा था उसकी डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी भी ज़्यादा होती है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा। अब हम एक और लिख सकते हैं कि उसकी टफनेस भी ज़्यादा होगी, टफनेस भी ग्रेटर देन होगी। अगर स्ट्रेन ज़्यादा है डक्टिलिटी ज़्यादा होगी। अगर डक्टिली ज़्यादा है, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ आ रहा है इसका, देखो फेलियर पॉइंट बी का और फेलियर पॉइंट ए का कहाँ आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इज ए हैज़ मोर टफनेस, ए हैज मोर टफनेस देन बी, तो ये बात हम लिख सकते हैं। तो जिसमें ज़्यादा डक्टिलिटी होती है, जिसमें ज़्यादा स्ट्रेन होगा, उसकी टफनेस भी ज़्यादा होगी। तो ये रिलेट कर लेंगे हम। चलिए अब मॉड्यूलस, अब हम बात करेंगे तीसरी रेजिलियंस की। तो रेजिलियंस अब हम बात करेंगे किसकी, देखो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद देखो इट इज़ द स्ट्रेन एनर्जी, क्या ये एक स्ट्रेन, ये भी एक स्ट्रेन एनर्जी है, which is stored in the body, which is stored in the body, किससे, ड्यू टू ग्रेजुअल लोडिंग, ग्रेजुअल लोडिंग, उधर क्या था इम्पैक्ट, इधर क्या है ग्रेजुअल लोडिंग, ड्यू टू ग्रेजुअल लोडिंग। बट विद इन द क्या है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिक लिमिट से पहले पहले, विद इन द इलास्टिक, इलास्टिक लिमिट तक नहीं, विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट से पहले पहले, विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो इसको हम कहते हैं रेजिलियंस। कैसे, देखो सेम पी डेल्टा करो, पी डेल्टा करो, वही सेम, ये क्या था अल्टीमेट, इलास्टिक कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो इसके जो इधर आ रहा है ये वाला, तो ये क्या होगा हमारे पास, एक मिनट इसको मैं एक अलग पेन से शो करूंगा, वेट ऐसे। तो ये क्या होगा मेरे पास, ये होगा रेजिलियंस, रेजिलियंस। तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया अंडर पी डेल्टा करू विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट। ये ज़रूरी है, इलास्टिक याद रखना है, इलास्टिक लिमिट से पहले पहले हम क्या कहते हैं इसको, रेजिलियंस। जिसकी ज़्यादा रेजिलियंस, अब हम बात वो छोड़ते हैं, हम वो आगे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रूफ रेजिलियंस की। देखो पहले देखो, आपको पता चल जाएगा डेफिनेशन से क्या क्या रहा हूँ मैं, और फिर मैं बताऊंगा। देखो इट इज द स्ट्रेन एनर्जी stored in the body, due to ग्रेजुअल लोडिंग। ये तो हमने बात की थी, बट अप टू
अप टू इलास्टिक लिमिट, वो था विद इन इलास्टिक लिमिट, ये है अप टू इलास्टिक पॉइंट तक, अप टू इलास्टिक पॉइंट या लिमिट। फिर से पी डेल्टा करो, ये पी, ये है, सॉरी यार इसको क्या होगा, हाँ इसको रिमूव करते हैं, इसको इधर बनाते हैं। हाँ ये है P, ये है हमारे पास क्या है डेल्टा। तो हमें पता है हम कौन सा डायग्राम बना रहे हैं, माइल्ड स्टील का। तो अगर ये मेरे पास E है, इफ दिस इज द पॉइंट E जहाँ पर हम इलास्टिक लिमिट को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये क्या आएगी, तो जो ये एरिया है इसी को हम कहेंगे प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस, तो ये क्या आएगा, एरिया अंडर पी डेल्टा करो, एरिया अंडर पी डेल्टा करो अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट। तो देखो ये बात भी हमारे पास क्या हो गई, डिफाइन हो गई। अब हम बात करेंगे मॉड्यूलस ऑफ, देखो ये एंड का है, इसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। ये है फिफ्थ, इसको हम कहेंगे मॉड्यूलस ऑफ प्रूफ रेजिलियंस, मॉड्यूलस ऑफ या रेजिलियंस भी कह सकते हैं, प्रूफ रेजिलियंस। देख हमने पढ़ा था क्या, मॉड्यूलस, ये प्रूफ ही लेते हैं हम, इसको प्रूफ भी आप लिख सकते हो, वेट कि हम ये प्रूफ का ही लेते हैं, प्रूफ रेजिलियंस। अब हम बात करेंगे कि ये क्या होता है, सिंपली जो हमारे पास प्रूफ रेजिलियंस है पर यूनिट वॉल्यूम, सो इट इज द strain energy stored in the body, stored in the body due to gradual loading, due to gradual loading up to elastic limit, limit per unit volume, पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे, देखो मैंने कहा था जब भी हम मॉड्यूलस को डिफाइन करते हैं तो हम कौन सा कर्व लेते हैं, सिग्मा एप्सिलॉन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम लेते हैं जनरली। तो ये क्या होगी ऐसे, तो ये है इलास्टिक, तो इसकी ये क्या कहलाएगी, मॉड्यूलस ऑफ प्रूफ रेजिलियंस। तो मतलब एरिया अंडर सिग्मा एप्सिलॉन करो अप टू इलास्टिक लिमिट। एक बात, अब देखो अगर रेजिलियंस ज़्यादा हुआ तो उस बॉडी की जो शॉक एब्जॉर्ब कैपेसिटी है वो भी क्या बढ़ती है, इसे लिख लेते हैं, greater the resilience, greater will be the greater will be the energy absorb capacity,
वो ज़्यादा एनर्जी को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, एंड greater will be ability to return its original position। कोई मुझे बताएगा ये मैंने क्यों लिखा कि ग्रेटर, ये तो बात समझ में आई, ग्रेटर द रेजिलियंस ग्रेटर विल बी द, जो हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। बट ग्रेटर विल बी द एबिलिटी टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजीशन, क्योंकि आप देखोगे कि जो हमने रेजिलियंस को डिफाइन किया वो इलास्टिक लिमिट तक ही डिफाइन किया। अगर मैंने उसको इलास्टिक लिमिट तक डिफाइन किया तो जितना ज़्यादा रेजिलियंस उतना ही ज़्यादा उसको अपने रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन में जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने बहुत पढ़ा, तो इन सब बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि बेसिक्स जब भी हमें सॉम में बेसिक्स, देखो पहले 2-3 चैप्टर हर किसी सब्जेक्ट में बेसिक होते हैं। पहला चैप्टर तो ज़रूरी वो टिप पे होना चाहिए, क्योंकि आगे जो भी चैप्टर्स है वो उससे ही क्या होते हैं, रिलेट होते हैं, इंटरलिंक होते हैं। पहला चैप्टर तो ज़रूरी टिप्स पे होना चाहिए और एवरी टाइम उसको रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि जो आप पहले चैप्टर्स में जो डेफिनेशन देखोगे वो थ्रू आउट द सब्जेक्ट क्या चलेगी, वो एज इट इज़ चलेगी कि इसको क्या कहते हैं। इसको देखो मैं रेजिलियंस बोलूँ, किसी चैप्टर में आगे मैं रेजिलियंस पे बात करूँगा, डक्टिलिटी पे बात करूँगा। आप आरसीसी में आओगे, आप वहाँ पर ये टर्म देखोगे, तब फिर स्टूडेंट या जो लर्नर होता है वो कंफ्यूज होता है कि ये सर जी। इसलिए रिवाइज करते रहो साथ साथ में और बेसिक्स पे याद रखो। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो